नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हालात बंगाल न्यूज टेक इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ जमशेद और आज हम खास बातचीत करेंगे बंगाल के इलेक्शन को लेकर। आखिर 2 मई को क्या होगा? एक तरफ नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, दूसरी तरफ कोरोना को लेकर सारी गाइडलाइंस जारी की गई हैं और साथ ही कोरोना के मद्देनज़र बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी भी लगी हुई है। लेकिन साथ ही इसके साथ सारे पूरे देश की निगाह बंगाल के मतगणना पर टिकी हुई है कि आखिर यहाँ किसकी सरकार बनेगी। बंगाल का एग्जिट पोल जारी हो गया है। आप सभी को पता है कि बंगाल के एग्जिट पोल के हिसाब से कई एग्जिट पोल में टीएमसी की सरकार बनती हुई दिख रही है, तो कहीं पे जबरदस्त टक्कर है टीएमसी और बीजेपी में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए टीएमसी नेता मोहम्मद अकरम यहां पर मौजूद हैं, जो माइनॉरिटी सेल के सेक्रेटरी भी हैं। अकरम साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2 मई को कल क्या होगा? कल 2 मई को तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाएगी और तीसरी बार मोहतरमा ममता बनर्जी मगरबी बंगाल की वजीर आला बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से अगर देखा जाए तो एग्जिट पोल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। देखिए, कोई कांटे की टक्कर नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो भी एग्जिट पोल मैंने देखा है, इसमें सिर्फ एक चैनल ऐसा है जो एक बहुत क्लोज फाइट दिखा रहा है, जो CNX है, जो टीएमसी को 128 से 138 दिखा रहा है और बीजेपी को 138 से 148। तो ये आप समझ लीजिए कि 138 से 148 दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि हर हाल में बीजेपी हार रही है और तृणमूल कांग्रेस सरकार बना रही है। लेकिन इंडिया टीवी और रिपब्लिक टीवी के अगर एग्जिट पोल की माने तो वहां पर बीजेपी को 190 प्लस सीटें दिख रही है। ऐसा मुझे तो लगता है एग्जिट तो जिस तरह से अगर देखा जाए कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम बंगाल में 200 प्लस सीटें लेकर आएंगे, हालांकि एग्जिट पोल में किसी भी एग्जिट पोल में 200 प्लस सीटें नहीं दिख रही है, लेकिन 190 यानी कि 200 के करीब तो हो गया। कल आप देखेंगे, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, कल आप जब देखेंगे, जब काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद थोड़ा वक्त जाने के बाद आप देखेंगे कि आहिस्ते आहिस्ते तृणमूल कांग्रेस का ग्राफ बढ़ते बढ़ते तृणमूल कांग्रेस 2/3 मेजॉरिटी लेकर सरकार कल बनाएगी। कितनी सीटों का उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? मैं अपने अंदाज से, अपने कैलकुलेशन से मैं समझता हूं तृणमूल कांग्रेस 2/3 मेजॉरिटी लेकर सरकार बनाएगी कल। बीजेपी का जो ग्राफ बढ़ा है, यानी किसी एग्जिट पोल की ही अगर माने तो एग्जिट पोल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है। हालांकि अगर 2016 की बात करें तो बीजेपी सिर्फ 3 सीट, और अगर अभी किसी एग्जिट पोल में अगर बीजेपी को 190 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं तो बहुत बड़ी बात है। क्या वजह है आखिर इस तरह की? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस और CPM के जोड़ को हुआ है। आप देखेंगे ये लोग 2016 में और 2019 में लोकसभा इलेक्शन में 22% वोट पश्चिम बंगाल में जोड़ को मिला था, लेकिन अगर आप एग्जिट पोल को देखेंगे तो ये लोग 15% कांग्रेस और CPM का जोड़ को मिल रहा है। तो ये जो 7% का वोट का नुकसान है, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान CPM और कांग्रेस को है। और ये कहीं ना कहीं इस जो नुकसान है, ये इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कुछ TMC को, कुछ बीजेपी को जाएगा। टीएमसी वाम कांग्रेस का जो अलायंस है उसमें अब्बास सिद्दीकी भी है। अब्बास सिद्दीकी भी एक फैक्टर है। क्या मुसलमानों का वोट जिस तरह से कटा ममता की तरफ से और अब्बास सिद्दीकी को गया, ये कितना बड़ा फैक्टर बन रहा है और क्या असर करेगा कल के चुनाव की गिनती के बाद? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप देख लेंगे कि माइनॉरिटी ने अब्बास सिद्दीकी को आउटराइट रिजेक्ट किया है। और जो एग्जिट पोल का सर्वे है वो ये कह रहे हैं कि 14% वोट माइनॉरिटी का बीजेपी की तरफ गया, 70% वोट टीएमसी की तरफ और 14.1% वोट जो है वो CPM कांग्रेस जोड़ को गया है। तो अब्बास सिद्दीकी आने से सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है ये कांग्रेस और CPM को हुआ है। इनके आने से कांग्रेस और CPM का 7% वोट इनसे कट गया है। अब्बास सिद्दीकी एक तरह से कांग्रेस और CPM के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हुए हैं। टीएमसी के इतने सारे नेता और बड़े बड़े नेता बीजेपी में चले गए, ये कितना असरदार होगा? क्या कितना नुकसान दे रहा है टीएमसी को? देखिए, कोई नुकसान नहीं दे रहा है। जिन लोगों को इन बातों का डर था
कि उन्हें टीएमसी टिकट नहीं देंगे, तो वो लोग पहले से रास्ता निकाल रहे थे। और जिनको ये पता था कि उन लोगों ने पिछले 10 सालों में आवाम के लिए काम नहीं किया है और आवाम उन्हें किसी भी कीमत में वोट नहीं देंगे, तो वो लोग हालात को देखते हुए अपने आप को बीजेपी में लेके चले गए। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, जितने लोग बीजेपी में गए हैं, आप देख लेंगे उसमें 90% कैंडिडेट हारेंगे कल। आखिर क्या वजह लगता है इतने बड़ा फिगर, यानी हम अगर आकलन करेंगे तो 80-90 एमएलए टीएमसी से भाजपा में शामिल हो गए, क्यों आखिर? ये लोग, जो लोग टीएमसी से भाजपा में गए हैं, ये लोग अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। ये लोग हमेशा ये सोच पावर में रहने की कोशिश करते हैं। इन लोगों का एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ है कि ये लोग समझ रहे थे कि पश्चिम बंगाल में 2021 में बीजेपी आएगी और इनका भला होगा, लेकिन इनका ये गणित उल्टा इनको पड़ गया, क्योंकि तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। और इन लोगों ने जो सोच के टीएमसी से बीजेपी में गए थे, इन लोगों को पश्चिम बंगाल के अवाम ने आउटराइट रिजेक्ट किया है। और कल आप देख लेंगे जो जो लोग गए हैं उनकी बहुत बुरा दशा होने वाली है, कल ये तरीके से हारेंगे। बिल्कुल। अकरम साहब, आप जो कह रहे हैं कि टीएमसी ही इस बार सत्ता में आएगी, क्यों, क्या वजह है कि आखिर बंगाल की जनता टीएमसी को क्यों चुनेगी? क्या बंगाल की जनता, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल हो गई नंदीग्राम के अंदर और प्लास्टर में ही उन्होंने रैली की, क्या बंगाल की जनता को बंगाल की जनता का सिंपैथी मिला? नहीं, ममता बनर्जी के काम सर चढ़ के बोल रहा है। पिछले 10 सालों में आप देखिए, 34 साल के वाम फ्रंट राज के बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कितने उन्नयन का काम किया है। आप ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 75 स्कीम आवाम के लिए दिया है, और मैं समझता हूँ हर स्कीम पश्चिम बंगाल के बच्चियों से लेकर बच्चों तक, बूढ़ों तक, सबको ये स्कीम का लाभ मिला है। और बीजेपी को पश्चिम बंगाल के लोग क्यों वोट देंगे? क्योंकि जब से 2014 से ये बीजेपी हुकूमत में आई है, हिंदुस्तान के हालात तो बद से बदतर हो गए। लेकिन अगर ममता बनर्जी काम की है बंगाल के अंदर, तो फिर उन्हें इस हालात में, टूटे हुए पैर के हालात में आखिर क्यों जाना पड़ा लोगों के बीच में? जब उनका काम था तो फिर लोग तो ऐसे ही वोट दे देते ना। लोग वोट दे रहे, लेकिन देखिए, एक इलेक्शन का एक कैंपेनिंग का करने का भी तरीका होता है, और कैंपेनिंग करना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि आप एक चीज़ देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी ने अपने हर लेवल के लीडर को उतारा, और टीएमसी ने सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, पूरे बंगाल में स्टार कैंपेनर के रूप से कैंपेनिंग की है, तो इनका 200 लोगों ने बंगाल में कैंपेनिंग किया और अकेला ममता बनर्जी ने इनका मुकाबला डट के किया है। और अवाम, मगरबी बंगाल, पश्चिम बंगाल के अवाम ममता बनर्जी के साथ थे, है और रहेंगे। ठीक है, 2 मई है कल एक और फैसला होने वाला है कि आखिर नंदीग्राम में क्या होगा। नंदीग्राम में एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद हैं, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं जो पहले टीएमसी में ही थे और अब बीजेपी में शामिल हो गए। अकरम साहब, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे और ये समझना चाहेंगे कि नंदीग्राम में क्या होने वाला है। नंदीग्राम में क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही जीतेंगी या फिर शुभेंदु अधिकारी अपना जलवा दिखाएंगे? कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कल 2 मई है। कल नंदीग्राम में, इसमें कोई शक नहीं है कि ममता बनर्जी जीतेगी। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो नंदीग्राम कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वो मोहतरमा ममता बनर्जी को 50,000 वोट से अगर नहीं हराएंगे तो वो सियासत छोड़ देंगे, तो मैं समझता हूं कि अगर उनके कमिटमेंट में दम है तो कल उनको सियासत से संन्यास लेना पड़ेगा। और कल ममता बनर्जी नंदीग्राम से एक बड़े मार्जिन से जीतने वाली हैं, और शुभेंदु अधिकारी को कल संन्यास सियासत से लेना पड़ेगा। ठीक है, एक और सवाल है कि बीजेपी और टीएमसी में जो इस तरह का कांटे की टक्कर देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आपको, अगर बीजेपी जिस तरह से सत्ता पाने के करीब में रहेगी तो क्या टीएमसी को एक डर बना रहेगा कि जोड़ तोड़ की राजनीति करके वो सत्ता पे काबिज हो जाएगी? देखिए, ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेटों में जो इलेक्शन हुआ है इससे पहले, बीजेपी ने हर स्टेट में ऐसा काम किया है, तोड़ जोड़ की राजनीति की है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो लोग तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इस बार, वो सब टिकाऊ माल है, बिकाऊ माल नहीं है।
जो लोग बिकाऊ थे वो लोग पहले चले गए और जो टिकाऊ है वो ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। और तृणमूल कांग्रेस का अपना करने वाले का अपना एक आइडियोलॉजी है, क्योंकि इंसान सब चीज़ कर सकता है लेकिन अपने आइडियोलॉजी से कभी समझौता नहीं करता। टीएमसी के बहुत से उम्मीदवारों के बारे में ये खबर भी फैल रही थी, अफवाह फैल रही थी, लोगों में बातचीत जारी थी कि कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो जीतने के बाद बीजेपी में चले जाएंगे। देखिए, इस बात में कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने हार का डर है, इसलिए ये लोग ये बात कह रहे हैं। ये बात फैला कौन रहा है? ये बात तो पूरी देखिए, जो ऑपोजिशन है, ये बीजेपी वाले ये बात फैला रहे हैं ताकि लोग जो टीएमसी के कैंडिडेट है उन्हें वोट ना दें और इसका फायदा बीजेपी को पहुंचे। लेकिन इसके पीछे आप देखेंगे कि इनका डर है, ये इस तरह के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि ये जान रहे कि हम हारने वाले हैं, अपने तरफ वोट को स्विंग कराने के लिए इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि इस बार तृणमूल कांग्रेस के जितने उम्मीदवार जीत के एमएलए बनेंगे ये सब ममता बनर्जी के सच्चे सिपाही हैं और सच्चे सिपाही के रूप में ये लोग ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। अकरम साहब, एक और अफवाह या खबर लोगों में गश्त कर रही है कि बालीगंज से जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं और मंत्री हैं सुब्रतो मुखर्जी, वो भी जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो जाएंगे। ये सब बिल्कुल बकवास बातें हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है। सुब्रतो मुखर्जी मेरे होम वार्ड के एमएलए हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। सुब्रतो मुखर्जी जैसे लोग जो तृणमूल कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, उनके बारे में ऐसे बेबुनियाद बात करने वालों को मैं समझता हूं कि इनको सियासत का ABCD भी नहीं आता, क्योंकि सुब्रतो मुखर्जी, ममता बनर्जी और सुब्रतो मुखर्जी में कोई फ़र्क नहीं है। सुब्रतो मुखर्जी अगर इतने वरिष्ठ हैं और टीएमसी के दिग्गज नेता हैं, तो फिर ममता बनर्जी ने उनके लिए एक भी प्रचार क्यों नहीं किया? सुब्रतो मुखर्जी के लिए इसलिए प्रचार नहीं किया, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि 294 सीट्स में सबसे कंफर्टेबल अगर कोई सीट रहा है पश्चिम बंगाल में तो वो बालीगंज विधानसभा है। और सुब्रतो मुखर्जी एक बहुत हेवी वेट लीडर है। सुब्रतो मुखर्जी एक बहुत हेवी वेट लीडर है। सुब्रतो मुखर्जी अपना प्रचार खुद इतने अच्छे से करे हैं और किए हैं कि उन्हें दीदी जानती थी कि उन्हें सुब्रतो मुखर्जी तो ऐसे जीत रहे। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि कल आप जितने भी रिजल्ट देखेंगे सबसे कंफर्टेबल मार्जिन बालीगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में सुब्रतो मुखर्जी का होगा। जोड़ासांको विधानसभा में भी इस तरह की बातें हो रही हैं। विवेक गुप्ता है एक तरफ और एक तरफ बीजेपी के नेता हैं। तो क्या लगता है आपको, वहां पर विवेक गुप्ता जीतेंगे या फिर बीजेपी जीतने वाली है? क्योंकि वहां पर भी डामाडोल हो रहा है ना, वहां पे विवेक गुप्ता जीतेंगे। मैं आपको ये इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि विवेक गुप्ता जी जीतेंगे क्योंकि विवेक गुप्ता एक बहुत साफ सुथरे छवि के आदमी हैं और 6 साल वो राज्यसभा के MP रह चुके हैं। और जोड़ासांको में जो 11 वार्ड है उसमें 6 वार्ड में इनको बहुत अच्छी से लीड मिलेगी। बाकी के 5 वार्ड में जो फाइट है तो बाकी का ये 6 वार्ड उन्हें कम कॉन्फिडेंट करके अच्छी लीड दे पाएगी। कोरोना की इस महामारी में केंद्र सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के लिए बहुत सारी कमियां बाहर आई हैं, उसका कितना फायदा हुआ टीएमसी को? इसका देखिए, बंगाल के अंदर जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को देश के लोगों का फिक्र करना चाहिए था, उस वक्त उन लोगों ने पूरा टाइम पश्चिम बंगाल में दिया। ये इनकी नेग्लिजेंसी के वजह से देश में कोरोना वायरस से इतने लोग मुतासिर हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को ऐसा लग रहा था कि वो बंगाल जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे और देश के बाकी आवाम को वो भूल चुके थे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बंगाल जीतने की कोशिश में इन्होंने देश के सब आवाम को भुला दिया और आज देश में इतनी बदहाली है कि इतने लोग मारे जा रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि लोगों की जान गई लेकिन इनको ज़रा भी फर्क ना पड़ा। लेकिन बंगाल जीतने के लिए तो कोरोना के गाइडलाइन का उल्लंघन तो आप लोगों ने भी किया। टीएमसी भी हर जगह प्रचार प्रसार में जोर लगाती रही है और हर जगह हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से कहा था
देखिए, हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि आप पश्चिम बंगाल के इलेक्शन को इतने बड़े फेज में क्यों करा रहे, 8 फेज में क्यों करा रहे। लेकिन ये बात शुरू में इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि लोग सोचेंगे कि 8 फेज में कराने की वजह से ममता बनर्जी कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने बार बार कहा इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन, पश्चिम बंगाल में जो कोरोना वायरस हुआ है, बहुत हद तक इलेक्शन कमीशन इसका जिम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन ने जो किया वो तो किया ही, साथ ही जब आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन के पास जाकर ये शिकायतें की कि 8 चरण में चुनाव क्यों हो रहा है, तो इसमें ये डर नहीं था कि कोरोना की वजह से इलेक्शन कमीशन के पास आप लोग गए, उसमें ये डर था कि भाजपा ज्यादा मार्जिन से जीतेगी इसलिए आप लोग गए? जी नहीं, आप देख लीजिएगा, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि जब हम लोगों ने कंप्लेन किया इलेक्शन कमीशन, उनके बाद से जो फेज का इलेक्शन हुआ है उसमें हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। हमें कतई घबराहट नहीं थी क्योंकि पहले दिन से हम लोग ये जान रहे थे कि ममता बनर्जी तीसरी बार हुकूमत बनाएगी पश्चिम बंगाल में, और इसमें ज़रा भी कहीं किंतु परंतु का कोई शक नहीं था क्योंकि पश्चिम बंगाल के अवाम ममता बनर्जी के साथ थी, है और रहेगी। पिछले बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से एमएलए थी, क्या इस बार क्या लगता है भवानीपुर का सीट जो है वो टीएमसी के हाथ से निकल जाएगा या टीएमसी के पास रहेगा? टीएमसी भवानीपुर में 100% जीतेगी। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आप कल मिला लीजिएगा, टीएमसी भवानीपुर सीट में भी बहुत कंफर्टेबली जीतेगी कल। प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि, प्रशांत किशोर पर हम सवाल कर रहे हैं आपसे कि प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि बीजेपी जो है 100 सीट भी पार नहीं कर पाएगी, लेकिन तमाम एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार बीजेपी तो हर एग्जिट पोल में 100+ है। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि बीजेपी कल 100 पार नहीं करेगी। मैं अभी भी आपसे ये कह रहा हूं कि कल बीजेपी 100 सीट पार नहीं करेगी। लेकिन ये एग्जिट पोल के हिसाब से तो कैसे कह सकते हैं आप कल देखेंगे तमाम एग्जिट पोल कल गलत साबित होंगे। कल मैं आपको कह रहा हूं कि 2/3 मेजॉरिटी से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और बनेगी। किस एग्जिट पोल को आप मान रहे हैं कि ये एग्जिट पोल के हिसाब से हमारा रिजल्ट आएगा? देखिए, मैं बहुत हद तक कहीं ना कहीं चाणक्य से मैं थोड़ा बहुत इत्तेफाक रख रहा हूं क्योंकि चाणक्य जो दिखा रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा प्लस करके टीएमसी आएगी। तो कुल टोटल कितना सीटों का आकलन कर रहे हैं आपकी? मैं समझता हूं कि 180 से 90 सीट लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल में। और बीजेपी विदिन 100 रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मोहम्मद अकरम थे जो माइनॉरिटी सेल के सेक्रेटरी हैं और टीएमसी के नेता हैं। इन्होंने कहा कि कल टीएमसी पूरे बहुमत के साथ आ रही है और साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि 180-190 सीट टीएमसी को मिलेगा, वहीं बीजेपी 100 के अंदर रहेगी। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार हैं टीएमसी के, उनका भी यही दावा है कि बीजेपी 100 सीटें पार नहीं करेगी। आखिर देखना है कि क्या होगा, क्योंकि कल जिस तरह से चुनावी सरगर्मी बंगाल के अंदर देखने को मिलेगी वो देखने लायक रहेगी। हम सब लोग आपके लिए अपडेट देते रहेंगे कि आखिर बंगाल में और साथ ही पूरे देश के जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां क्या हाल है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है राजनीति के अंदर, और खास तौर पर बंगाल पे पूरे देश की निगाह जिस तरह से टिकी हुई है उस तरह से हम भी आपको पूरे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया के साथ और दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।